नमस्कार रेल साथियों, बीआर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में लेंगे हम मुरादाबाद डिवीजन का WLI का पेपर। और साथियों, ये पेपर हमको शेयर किया है श्री मुकेश कुमार जी ने, और ये WLI का पेपर है। इसके 10 प्रश्न राजभाषा के हमने फर्स्ट पार्ट में कर लिए थे, उसका अलग से वीडियो बनाया था, और ये सेकंड पार्ट है। तो हम इसमें देख लेते हैं, मुरादाबाद डिवीजन का है। सबसे पहले मुकेश कुमार जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे, उन्होंने बीआर क्लासेज को ये पेपर शेयर किया है। यदि साथियों आपके पास भी है लेटेस्ट पेपर 2022 का, जो कि लेटेस्ट हो, बिल्कुल लेटेस्ट को वरीयता दी जाएगी। जो जितना ज़्यादा लेटेस्ट पेपर होगा उसको वरीयता दी जाती है। अगर वो आपके जून का है, मई का है, सबसे पहले लेटेस्ट पेपर को वरीयता दी जाती है। यदि साथियों आपके पास भी लेटेस्ट पेपर है WLI का या JEE का लेटेस्ट पेपर, तो आपके पेपर को वरीयता दी जाएगी और उसको वीडियो में इंक्लूड करेंगे और उस पर वीडियो बनाएंगे, जिसका सभी रेल साथियों का उसका फ़ायदा मिलेगा। और चलिए मुकेश जी, आपको बीआर क्लासेज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही आप लेटेस्ट पेपर भेजते रहिएगा, जितना लेटेस्ट होगा उसी को हम वीडियो में शामिल करेंगे। आप लेटेस्ट पेपर हमारे से साझा कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सअप नंबर है 8502030400। आप इन नंबरों पे पेपर शेयर कर सकते हैं। जितना लेटेस्ट पेपर होगा सबसे पहले उसको वरीयता के आधार पर हम उसको वीडियो में स्थान देंगे। तो चलिए हम मुरादाबाद डिवीजन का पेपर सोल्व कर लेते हैं। और मुकेश कुमार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे व्हाट्सअप नंबर एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप पेपर शेयर कर सकते हैं 8502030400। और जितना लेटेस्ट पेपर होगा हम उसको वरीयता देंगे। तो चलिए, यह है आपके 20% LDC कोटे के तहत मुख्य कर्मचारियों कल्याण निरीक्षक प्रश्न पत्र। समय है 2 घंटे और ये 27 मार्च 2022 का है। अधिकतम अंक 100 है। प्लीज आंसर एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन क्वेश्चन। कृपया प्रश्नों के साथ दिए गए निर्देशानुसार ही उत्तर लिखें। There are total 110 question in this question paper, out of which question from serial number 101 to 110 are related to राजभाषा। प्रश्न पत्र में कुल 110 प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से 101 से 110 तक के प्रश्न राजभाषा से संबंधित हैं। आंसर एनी 100 क्वेश्चंस। कुल प्रश्नों में से किन्हीं 100 प्रश्नों के उत्तर देने। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय हैं और सभी प्रश्न समान अंक के हैं। ऑल क्वेश्चन आर मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस। ऑल क्वेश्चंस कैरीज इक्वल मार्क्स। प्रश्न पत्र में नकारात्मक अंकन होगा और हर गलत उत्तर के लिए 1 तिहाई अंक काटा जाएगा। द पेपर कैरीज नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क्स विल बी डेडिकेट फ्रॉम ईच रॉन्ग आंसर। अपनी पहचान जाहिर न करें। डू नॉट डिस्क्लोज योर आइडेंटिटी। अंग्रेजी और हिंदी वर्जन में कोई अंतर हो तो अंग्रेजी वर्जन ही मान्य होगा। इंग्लिश वर्जन ऑफ क्वेश्चन विल होल्ड गुड इफ एनी डिफरेंस इन इंग्लिश एंड हिंदी वर्जन। चलिए साथियों, पहला प्रश्न अपन देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, एडिशनल पोस्ट अलाउंसेज इज पेबल फॉर मैक्सिमम मंथ्स। दोहरा कार्य भत्ता अधिकतम कितने महीने के लिए दिया जाता है? दोहरा कार्य भत्ता एडिशनल पोस्ट अलाउंसेज इज पेबल फॉर मैक्सिमम कितने मंथ के लिए दिया जाता है दोहरा कार्य भत्ता? तो वो आंसर आपका है, दोहरा भत्ता 6 महीने के लिए दिया जाता है, यानी आपका आंसर बी 6 मंथ। 6 मंथ के लिए दिया जाता है आपका दोहरा भत्ता। नेक्स्ट है, MECP मॉड्यूलाइज्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम वाज इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम डेट। MECP योजना कब से लागू हुई? तो ये लागू हुई थी आपके 1/9/2008 से। साथियों 1/9/2008 से लागू हुई थी। और इसमें 3 वित्तीय लाभ मिलते हैं, जो कि 10-10 वर्ष के अंतराल पे मिलते हैं। 10, 20 और 30 साल की सर्विस पे मिलते हैं। और इसमें केवल वित्तीय लाभ ही मिलते हैं। अगर जिस पोस्टिंग पे रेल कर्मचारी, जिस ग्रेड पे रेल कर्मचारी आया है, उससे अगले 3 ग्रेड दिए जाते हैं 10-10 साल के अंतर पर।
केवल फाइनेंशियल बेनिफिट मिलता है इसमें एमएससीपी योजना में। मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम इसकी फुल फॉर्म होती है। पहला प्रश्न यही है कि ये कब से लागू हुई, तो ये 1/9/2008 से लागू हुई। दूसरा प्रश्न इसमें बनता है जो एमएससीपी स्कीम की फुल फॉर्म पूछता है तो मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम होता है। और इसमें 3 बेनिफिट मिलते हैं पूरी सर्विस में, जो कि आपके 10-10 साल के अंतराल पे मिलते हैं। हाँ साथ ही इसमें दो चीज ध्यान रखने वाली है। एक तो इसमें कैटेगरी चेंज नहीं होती, जैसे आप सी में आए हैं और आप बी ग्रुप में चले जाओगे, ऐसा नहीं होगा। एक तो एमएससीपी में कैटेगरी चेंज नहीं होती, दूसरा आपका पद चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप टेक्नीशियन में आ गए और जेई बन गए, ऐसा नहीं होता है। इसमें केवल वित्तीय लाभ, फाइनेंशियल वित्तीय लाभ मिलते हैं। जो 3 वित्तीय लाभ मिलते हैं वो आपके 10-10 साल के अंतराल पर मिलते हैं। 10-10 साल के अंतराल पर मिलते हैं। कुल 3 लाभ मिलते हैं यदि आपका प्रमोशन नहीं होता है तो आपको एमएससीपी का फायदा दिया जाएगा। यानी कि कुल मिला के ये है कि एमएससीपी में आपको पैसों का फायदा होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके है, रोस्टर ऑफ हाउ मेनी पॉइंट्स इज फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड रिजर्वेशन। फिजिकली हैंडीकैप्ड रिजर्वेशन, शारीरिक रूप से विकलांग के लिए कितने बिंदुओं का रोस्टर होता है, तो वो 100 बिंदु होते हैं। जो शारीरिक रूप से विकलांग होता है उसके लिए कितने बिंदुओं का रोस्टर होता है, तो उसके लिए 100 बिंदु होते हैं। ध्यान रखिएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100 पॉइंट होते हैं, ध्यान रखिएगा 100 पॉइंट होते हैं, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, यहाँ टोकन पास इज इशू टू डीआरएम। तो यहाँ मैं बता दूं साथियों, एक तो अपने डीआरएम साहब हैं डिवीजन में, एक अपने सीडब्ल्यूएम साहब हैं वर्कशॉप में। इन दोनों को सिल्वर पास मिलता है। कौन सा पास मिलता है? सिल्वर पास मिलता है। इन दोनों को सिल्वर पास मिलता है, यही पूछ रहा है पर्सन यहाँ डीआरएम साहब को और आपके वर्कशॉप में जो सीडब्ल्यूएम होता है, दोनों को सिल्वर पास मिलता है, यही पूछ रहा है। तो मंडल रेल प्रबंधक को कौन सा टोकन पास दे, तो ये सिल्वर है, ऑप्शन बी रजत। तो यहाँ जो चौथे में आपका आंसर आ जाएगा वो सिल्वर पास आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। और ये जो गोल्ड है ये जीएम साहब को और जीएम साहब के ऊपर के अधिकारियों को मिलता है, ध्यान रखिएगा। और जो स्वर्ण रजत और कांस्य जो पास होता है, कांस्य जो पास होता है, ब्रॉन्ज जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, कांस्य होता है जो ग्रुप बी के अधिकारी, इसके लिए ग्रुप बी के अधिकारियों के लिए होता है। ये जो पास होता है कांस्य, 3 हो गए। प्लेटिनम को आजकल हटा दिए गए हैं। पहला पास इसमें आपके आ जाएगा, गोल्ड पास आ जाएगा। तो गोल्ड पास है जो आपके गोल्ड पास जो मिलता है वो जीएम साहब और जीएम साहब से ऊपर के अधिकारियों यानी रेलवे बोर्ड तक के अधिकारियों को, सचिव को, इनको सबको गोल्ड पास मिलता है। और जो एसएजी हैं, डीआरएम साहब हैं और कारखाने में आपके सीडब्ल्यूएम है, उनको मिलता है सिल्वर पास मिलता है उनको। और आपके ग्रुप बी के जो अधिकारी हैं उनको मिलता है कांस्य, ब्रॉन्ज पास मिलता है उनको कांस्य। और प्लेटिनम को आजकल खत्म कर दिया गया है। तो ये थी इनकी पास की राम कहानी। तो चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 5 है, एसएससीपीवी HOER हाउस ऑफ एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन रूल। According to HOER, House of Employment Regulation Rule, SSCPV is placed on HOER की कौन सी कैटेगरी में SSCPV को रखा जाता है? SSC जो पीवे होता है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, पीवे को कौन सी कैटेगरी में रखा जाता है? तो ध्यान दीजिएगा साथियों, 4 होती है, EI इंटेंसिव, कंटिन्यूस और एक्सक्लूडेड। तो यहाँ एक्सक्लूडेड में रखा जाता है SSCPV को। ऑप्शन सी आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, फर्स्ट स्टेटमेंट सबमिटेड टू द RBI इन September आफ्टर मेकिंग द बजट एस्टिमेट्स फॉर द फर्स्ट 4 month ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड। वित्तीय वर्ष के प्रथम 4 माह के बजट का आकलन कर सितंबर में RBI को प्रस्तुत प्रथम आकलन कहलाता है। रिपीटिंग अगेन, क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट असेसमेंट सबमिटेड टू द RBI इन September आफ्टर मेकिंग द बजट estimate for the first 4 months of the financial year is called।
वित्तीय वर्ष के प्रथम 4 माह के बजट का आकलन कर सितंबर में आरबी को प्रस्तुत प्रथम आकलन क्या कहला जाता है? तो वो कहलाता है अगस्त रिव्यू। अगस्त रिव्यू साथियों, वो कहलाता है आपका अगस्त रिव्यू। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। REVIEW, अगस्त रिव्यू कहलाता है, यही पूछ रहा है। ये आपके ऑप्शन सी में है, तो यहाँ आंसर आपका 6 में सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है साथियों क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच ए रेलवे एम्प्लॉय हु हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस इज अलाउड टू स्टे कीप इन रेलवे अकोमोडेशन इन नॉर्मल रेंट, यानी कि रेल कर्मचारी जिसे सेवानिवृत्त होने पर सामान्य रेंट पर अधिकतम कितनी अवधि तक रेल आवास वो रख सकता है? तो वो न्यूनतम जो सामान्य रेट है, जो जनरल रेट है, सामान्य रेट है, उस पे वो 4 महीने तक रख सकता है। 4 मंथ पर, 4 मंथ तक रख सकता है। और डबल रेट पे, डबल HRA पे, डबल रेट पे वो 4 महीने और बढ़ा सकता है, +4, यानी 4 महीने और बढ़ा सकता है। लेकिन जो अगले 4 महीने हैं उसको डबल रेट देनी पड़ेगी, यानी डबल का 2 कर देते हैं, डबल रेट देनी पड़ेगी। डबल HRA कटेगा उसका, डबल रेट, यानी शुरू के 4 महीने में सामान्य जो जनरल कटता है, और अगले 4 महीने, उससे अगले 4 महीने वो डबल हो जाएगा। तो यहाँ जो प्रश्न पूछ रहा है वो नॉर्मल रेट पूछ रहा है, इसलिए 4 मंथ आ जाएगा। यहाँ ऑप्शन आपका ए राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है साथियों, इन द फाइनेंशियल ईयर 2021 एंड 22 व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ग्रांट पर एम्प्लॉय प्रिस्क्राइब्ड अंडर SBF स्टाफ बेनिफिट फंड। SBF की फुल फॉर्म होती है स्टाफ बेनिफिट फंड। तो इसमें कितना कर्मचारी का कटता है? तो पहले ये राशि साथियों 500 रुपए थी, लेकिन अब इसको 800 रुपए कर दिया गया है। तो यहाँ जो आपका आंसर आ जाएगा वो 800 रुपए आएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट, ये आंसर आपका करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मैक्सिमम स्टडी लीव टू बी ग्रांटेड इन वन गो इज, एक बार में स्वीकृत की जाने वाली अधिकतम अध्ययन छुट्टी है। तो यहाँ मैं प्रश्न नंबर 9 के बारे में आपको व्याख्या कर दूं। यहाँ सवाल ये है कि मैक्सिमम स्टडी लीव टू बी ग्रांटेड इज वन गो इज, एक बार में स्वीकृत की जाने वाली अधिकतम अध्ययन छुट्टी है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि रेल जो कर्मचारी होता है, रेलवे का जो कर्मचारी होता है, उसको स्टडी लीव मिलती है, उसको स्टडी लीव मिलती है आपके 2 साल की, 2 साल की स्टडी लीव मिलती है रेलवे कर्मचारी को। और वो कब मिलती है? रेल सेवा के 5 वर्ष पूरे होने के बाद, यानी 5 वर्ष पूरा होने के बाद, पूरे होने के बाद मिलती है 2 साल की स्टडी लीव मिलती है। और डॉक्टर्स को, ये जो चिकित्सा में है, मेडिकल में है, डॉक्टर्स को ये 3 साल की मिलती है। अब सवाल ये है कि जो ये स्टडी लीव है ये 2 बार में सेक्शन करानी पड़ती है अपने को। एक बार में 1 साल की होती है, एक बार में कितने साल की होती है? एक बार में 1 साल की होती है। ये एक बार में 1 साल की होती है, 1 साल की इसको स्वीकृत करानी पड़ती है। फिर दूसरे साल की फिर करानी पड़ेगी। इस हिसाब से ये 2 बार में सेक्शन होती है, और अधिकतम 1 साल करवा सकते हैं इसको। यानी 2 साल की ये एक साथ नहीं होगी, 2 साल की ये छुट्टी एक साथ सेक्शन नहीं होगी, ये ओनली 1 साल अधिकतम इसको स्वीकृत किया जा सकता है। तो ये प्रश्न यहाँ पे यही पूछ रहा है, मैक्सिमम स्टडी लीव टू बी ग्रांटेड इज वन गो इज, एक बार में स्वीकृत की जाने वाली अधिकतम अध्ययन छुट्टी है। तो ये होगा 1 ईयर आंसर। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्टडी लीव रेलवे कर्मचारी को 5 साल की रेलवे सर्विस के बाद 2 साल की मिलती है, डॉक्टरों को ये 3 साल की मिलती है। अब ये जो 2 साल की छुट्टी मिलती है, एक साथ 2 साल की सेक्शन नहीं होती, इसे 2 टुकड़ों में सेक्शन कराना पड़ता है, 1 साल और 1 साल। इस हिसाब से इसके 2 साल की मिलती है। तो ये टुकड़ों में 1 साल की 2 बार करा, तो मैक्सिमम 1 साल। यहाँ जो आपका आंसर है वो 1 ईयर होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ। चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, यहाँ पे मेडिकल कैटेगरी रिक्वायर्ड फॉर सेक्शन कंट्रोलर इज। सेक्शन कंट्रोलर जो होता है, सेक्शन कंट्रोलर आप सभी जानते होंगे, सेक्शन कंट्रोलर के लिए आवश्यक मेडिकल कैटेगरी क्या है? तो सेक्शन कंट्रोलर की जो मेडिकल कैटेगरी है वो A1, A2 और A3 आती है उसकी। A1, A2,
A2 और एक के बाद A1 आती है उसकी। ये गार्ड ड्राइवर की गार्ड की इनकी होती है, स्टेशन मास्टर की, ड्राइवर की इनकी। तो सेक्शन कंट्रोलर जो होता है उसकी A3 होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11 नंबर का प्रश्न है। आफ्टर हाउ मच पीरियड कैन कंपनसेशन नेट अपॉइंटमेंट बी स्टार्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ मिसिंग एज पर FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन केस ऑफ मिसिंग एम्प्लॉय। यानी गुमशुदा कर्मचारी के केस में अनुकंपा नियुक्ति गुमशुदा तिथि FIR के अनुसार कितनी अवधि के बाद प्रारंभ की जा सकती है। तो जो अनुकंपा नियुक्ति है साथियों, इसकी जो गुमशुदा तिथि है वो FIR आपने दर्ज करा दी, मान लीजिए किसी भी डेट को दर्ज करा दी, मान लिया आपने 1/1/2022 को दर्ज करा दी, 2022 को दर्ज करा दी, तो कितनी अवधि के बाद प्रारंभ की जा सकती है इसकी जो गुमशुदा अनुकंपा नियुक्ति के लिए प्रक्रिया गुमशुदा के, तो ये इसके ठीक 2 साल बाद यानी 2024 में यानी कि 1/1/2 यानी 2 साल बाद। तो यहाँ जो आपका आंसर होगा, जो FIR आप जिस डेट को उसकी FIR दर्ज कराते हैं उसके 2 वर्ष के बाद इसकी आप अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो 2 वर्ष यहाँ जो आपका आंसर आएगा वो 2 वर्ष आएगा। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट है साथियों, द पे लेवल ऑफ ADFM ग्रुप बी ऑफिसर, ADFM ग्रुप बी अधिकारी का लेवल पे क्या है। तो जो ADMFM है, मैं आपको यहाँ बता दूं, ADMFM है उसका लेवल 8 है, और लेवल 8 का बेसिक पे क्या हो जाएगा, उसका बेसिक पे हो जाएगा 47,600 रुपये। ये भी आपको याद रखना है, लेवल 8 का बेसिक पे क्या होता है, 47,600 रुपये, ये लेवल 8 का बेसिक पे है। तो यहाँ जो ग्रुप बी अधिकारी है ADFM, उसका लेवल ऑफ पे हो जाएगा लेवल 8 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। और उसकी जो बेसिक हो जाएगी वो हो जाएगी आपके 47,600 रुपये बेसिक हो जाएगी, ध्यान रखिएगा साथियों। यहाँ चाहो तो मैं आपको पूरी बेसिक बता दूं 8 तक, चलो बता देता हूँ। लेवल 1 होता है उसकी 18,000 होती है, लेवल 2 की 19,900 होती है, लेवल 3 की 21,700 होती है, लेवल 4 की 25,500 होती है, लेवल 5 की 29,200 होती है, लेवल 6 की 35,400 होती है, लेवल 7 की 44,900 होती है, और लेवल 8 की 47,600 हो जाती है। तो ये 8 तक तो आपको याद रखना ही रखना है, ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न के लिए अपन आएंगे, नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेलवे इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन रेलवे एक्ट 1989। रेलवे को भारतीय रेलवे एक्ट 1989 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो रेलवे इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन ऑफ द इंडियन रेलवे एक्ट 1989। रेलवे को भारतीय रेलवे एक्ट 1989 की किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इसमें साथियों ये जो 3 है ये गलत है, इसमें ये सी राइट है, सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन फॉर्म। भारतीय रेलवे वित्त निगम का गठन कब हुआ। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है 1986, 1986 ये इसका आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न है, विच अनेक्शर ऑफ APR एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट इज टू बी फील्ड फॉर टीचर इंस्ट्रक्टर। शिक्षक या इंस्ट्रक्टर हेतु APR का कौन सा अनेक्शर भरा जाता है। तो वो 4th भरा जाता है, ऑप्शन ए, 4th भरा जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न है, व्हाट इज द रिटेशन पीरियड ऑफ अटेंडेंस रजिस्टर एज पर रिकॉर्ड रिटेशन। रिकॉर्ड रिटेशन के अनुसार उपस्थिति पंजिका की रिटेशन की अवधि कितनी है। तो रिटेशन की अवधि हो जाएगी आपकी 1 ईयर,
1 ईयर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, स्टाफ रेजिडेंसीज आर जनरली कंस्ट्रक्टेड अंडर प्लान हेड। कर्मचारी आवासों का निर्माण, कर्मचारी आवासों का निर्माण यानी सरकारी क्वार्टरों की बात है साथियों। आवासों का निर्माण कौन से प्लान हेड में के तहत आता है? तो ये रेल कर्मचारियों के जो सरकारी क्वार्टर बनते हैं, यानी जो सरकारी क्वार्टर होते हैं, किस प्लान हेड के अंतर्गत आते हैं? तो वो 51 के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा साथियों। ये प्लान हेड जो 65 है वो ट्रेनिंग से संबंधित है, ये ट्रेनिंग से संबंधित है, और ये 51 है जो सरकारी आवास से संबंधित है। तो ऑप्शन बी आ जाएगा यहाँ, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, व्हाट डज एस स्टैंड फॉर इन RRS के रिलेटेड टू द बजट। बजट से संबंधित RRS के में एस का विस्तार क्या है? तो यहाँ आ जाएगा साथियों, यहाँ होता है रेल्स, रेल RRS का हो जाएगा आपके, इसका होता है रेल मिनट साथियों याद नहीं आ रहा है। हाँ, इसका होता है RRS के राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष। राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष होता है RRS के का जो होता है वो राष्ट्रीय रेल सुरक्षा कोष होता है, संरक्षा कोष, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष। इसका होता है राष्ट्रीय, इसका होता है रेल, इसका होता है संरक्षा, इसका होता है कोष। तो यहाँ एस का पूछा है साथियों, राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष, इसका जो एस का पूछा है तो ये आ जाएगा, संरक्षा आ जाएगा, ऑप्शन बी आंसर। What is the factor of running staff as per 7 पे CPC कमीशन CPC 7 CPC RB नंबर 99/2017 7 वेतन आयोग के अनुसार रनिंग स्टाफ के लिए गुणांक क्या है, फैक्टर क्या है? तो वो रनिंग स्टाफ के लिए आ जाएगा 2945। वैसे जो सूचकांक था 7 पे कमीशन का, वो सूचकांक था 2.57 जो कि आपके ऑप्शन में है, लेकिन यहाँ रनिंग स्टाफ के लिए पूछा है, रनिंग स्टाफ के लिए, तो यहाँ ए नहीं आएगा, यहाँ बी आएगा 2.945 यानी ऑप्शन बी करेक्ट, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ऑफिस बियरर्स आर अलाउड फॉर ST/ST मीटिंग एट डिवीजन लेवल। मंडल स्तर पर SC/ST बैठक के लिए कितने ऑफिस बेयरर को अनुमति है? तो वो 20 है साथियों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए मॉड्यूल फॉर द वेरियस रिपोर्ट्स इन HRMS E-Office iPass ETC HRMS E-Office IPS ETC में विभिन्न रिपोर्ट के लिए निम्न में मॉड्यूल होता है? तो वो होता है MIS, करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट है, एज पर RB नंबर 75/19 व्हाट इज द मैक्स अपर एज रिलैक्सेशन गिवन टू कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस CCA। कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस, कोर्स कंप्लीट एक्ट अप्रेंटिस फॉर लेवल 1 यानी RRB 75/19 के अनुसार लेवल 1 के लिए पाठ्यक्रम पूर्ण एक्ट अप्रेंटिसों की ऊपरी आयु सीमा में छूट क्या है? तो वो 3 साल है साथियों, 3 इयर्स है, जो कि आपके ऑप्शन ए में हो जाएगा, करेक्ट आंसर इज ए। चलिए साथियों, अब यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म आ गए। स्टैंडर्ड फॉर्म तो साथियों मेरी आपको सलाह है कि आप पूरे याद कर लो, ये तो 15 मिनट का, आधे घंटे का काम है। इससे संबंधित 1 या 2 प्रश्न WLI के पेपर में रहते हैं, तो इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है। यहाँ निलंबन निरस्त करने का मानक फॉर्म पूछा है, निलंबन निरस्त करने का पूछा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ अगर ओनली निलंबन का पूछता तो SF1 आ जाता। SF5 है जो बड़ी शास्ति की चार्जशीट है, SF11 है जो माइनर पेनल्टी है, छोटी शास्ति की चार्जशीट है,
और SF4 है जो निलंबन से बहाली के लिए है। तो यहाँ राइट आंसर जो आ जाएगा आपका ऑप्शन डी आ जाएगा। आपका उत्तर यहाँ डी हो जाएगा, ऑप्शन SF4। SF7 जांच अधिकारी की नियुक्ति के लिए है और SF14 रिटायर रेलवे सेवा से जो रिटायर कर्मचारी हो जाता है उसको आरोप पत्र देने के लिए SF14 का यूज किया जाता है। SF14 का यूज किया जाता है। और SF3 है जो निर्वाह भत्तों की स्वीकृति के लिए है और SF2 है जो डीम्ड सस्पेंशन के लिए है। SF2 है जो डीम्ड सस्पेंशन के लिए है। तो मेरा कहना है कि आपको 15-20 मिनट लगेगी ये सारे याद कर लें तो सबसे बढ़िया है। प्रश्न है चॉइस है वो भी बहुत अच्छा प्रश्न है, मैक्सिमम बार रिपीट होता है। विच टाइप ऑफ रोस्टर इज जनरली कॉल्ड 14 पॉइंट रोस्टर 14 पॉइंट रोस्टर? किस प्रकार के रोस्टर को सामान्यतः 14 पॉइंट रोस्टर कहा जाता है? तो वह एल टाइप होता है साथियों, एल टाइप होता है, ये आपके एल टाइप होता है। ऑप्शन ए आ जाएगा। हाँ साथियों, यहाँ बहुत सी चीजें क्लियर करनी है, इस प्रश्न में मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ प्राण? प्राण का फुल फॉर्म क्या है? देखिए, प्राण का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। एक होता है यहाँ प्राण, PRAN। कई बार इस प्रश्न के कमेंट्स आए थे पिछले वीडियो में, तो जो सब्सक्राइबर्स हैं मेरे और जो मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं, सब्सक्राइबर्स नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो मेरा वीडियो रेगुलर देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, पिछले वीडियो में वो कंफ्यूज हो गए थे तो आज मैं क्लियर कर देता हूं। ये जो प्राण होता है PRAN, ये होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये 12 डिजिट का होता है, 12 अंकों का होता है। ये होता है 12 डिजिट का होता है। फिर एक होता है PPAN होता है, PPAN होता है। वो होता है आपके परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर। ये 16 डिजिट का होता है। ये आपके 16 डिजिट का होता क्या? परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर, एन है साथियों। ये 16 डिजिट का होता है, ये 12 डिजिट का होता है। और जो आपके आधार कार्ड होता है वो 12 डिजिट का होता है। और जो आपके पैन कार्ड होता है वो 10 डिजिट का होता है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, कई बार इनमें कंफ्यूज आ जाता है, तो ये मैंने आज आपको क्लियर कर दिया है। चलिए नेक्स्ट है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑन कंपनसेशन अपॉइंटमेंट्स। अनुकंपा नियुक्ति हेतु न्यूनतम योग्यता कितनी है? तो जो अनुकंपा हेतु जो न्यूनतम योग्यता है वो 10वीं पास है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ अगर कर्मचारी की विधवा है, यदि यहाँ कर्मचारी की विधवा है तो उसके लिए कोई योग्यता नहीं है शैक्षणिक, उसके लिए शैक्षणिक कोई योग्यता नहीं है, शैक्षणिक योग्यता उसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है। हाँ, उसको 4th क्लास में नियुक्ति दी जाएगी, उसको 4th क्लास में नियुक्ति जाएगी। विधवा को उसके लिए कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है, उसको 4th क्लास में नियुक्ति दी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये नोट है, ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न पूछा जाता है इसलिए आपको मैंने बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हु होल्ड्स द अथॉरिटी टू इशू ए चार्जशीट टू ए रिटायर्ड एम्प्लॉय? रिटायरमेंट के पश्चात चार्जशीट जारी करने का प्राधिकार किसको है? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति जी हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा इन JEPA? JEPA में सीधी भर्ती का कोटा कितना प्रतिशत है? तो वो 60% है, वो आपके 60% है, ऑप्शन सी। व्हाट इज द CTG अंडर?
CTG ये एक अलाउंस है, CTG 7 पे CPC ऑफ बेसिक पे, यानी 7वें वेतन आयोग के तहत 7वें वेतन आयोग के तहत CTG बेसिक पे का कितना प्रतिशत, ये पूछा है। 7वें वेतन आयोग के तहत CTG कितना प्रतिशत है, तो यह आपके 80% है। जो 7 पे कमीशन में जो CTG है वो 80% है। और CTG का जो फुल फॉर्म होता है, CTG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट। कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट, कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट होता है इसका फुल फॉर्म। और ये 7 पे कमीशन में CTG का जो प्रतिशत है वो 80% है। ध्यान रखिएगा साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। यहाँ CTG की फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो CTG की फुल फॉर्म होती है कंपोजिट ट्रांसफर एंड पैकिंग ग्रांट। तो चलिए नेक्स्ट है 30 नंबर का प्रश्न। आफ्टर 365 डेज CCL यानी कि चाइल्ड केयर लीव, जो कि आपको 730 दिन की मिलती है। CCL कितने दिन की मिलती है? 730 दिन की मिलती है। CCL आपको मिलती है 730 दिन की। क्या पूछ रहा है प्रश्न? 365 दिन CCL के पश्चात किस दर से वेतन भुगतान किया जाता है? 365 दिन की CCL के पश्चात, हाँ यह मैं आपको क्लियर करता हूँ। क्लियर कहाँ करूँ, जगह नहीं दिख रही है साथियों, जगह यहाँ है नीचे, ये रही। तो यहाँ जो शुरू में प्रथम 365 ले हो गए आप, उसमें तो मिलेगी आपको 100%। ये हो गई 1 साल की। अरे कहाँ गया, कहाँ पढ़ा रहे थे, कहाँ गया, ये रहा 300। इसमें तो मिलेगी प्रथम बार 365 और फिर दूसरी बार 365 के लिए 80% है। तो ये यही पूछ रहा है, दूसरी बार के लिए 80% है। प्रश्न का जो उत्तर पूछ रहा है वो यही पूछ रहा है। तो यहाँ पूछ रहा है कि 365 दिन के पश्चात, यानी 365 की अगर शुरू में पूछता फर्स्ट में तो ये 100% आ जाता, जाके आपके ऑप्शन ए में है। लेकिन ये पश्चात पूछ रहा है, पश्चात किस दर से, तो फिर 80 आ जाएगा। इसलिए आपका ऑप्शन बी राइट करेक्ट। चलिए नेक्स्ट है, रिव्यू ऑफ सस्पेंशन ऑफ एन एम्प्लॉय मस्ट बी डन विथ इन हाउ मेनी डेज। किसी कर्मचारी के निलंबन की समीक्षा कितने दिनों के भीतर की जानी चाहिए? तो वो 90 डेज राइट, बिल्कुल 3 महीने हैं। 3 महीने हैं, बिल्कुल राइट, ऑप्शन ए है करेक्ट। और ये प्रश्न आ गया साथियों, इसके लिए जगह तो बची नहीं, कहाँ समझाऊं इसको, चलो समझा देता हूँ। एडिशनल पेंशन आफ्टर कंप्लीटिंग 95 ईयर्स ऑफ एज, 95 वर्ष बाद मिलने वाली पेंशन में बढ़ोतरी है। तो ये आप ऐसे नहीं समझोगे, ऐसे समझोगे। यह समझाता हूं आपको। अगर वो पूछता है आपको 80 से 85 पूछता है तो आपका आंसर होगा 20%। कितना? 20%। और यदि वो 85 से 90 पूछता है तो आपका आंसर होगा 30%। और यदि वो 90 से 95 पूछता है, 90 से 95 पूछता है तो आपका आंसर होगा 40%। और वो यदि 95 से 100 के बीच पूछता है तो आपका आंसर होगा 50%। और यदि वो 100 से अबव पूछता है, 100 से अबव पूछता है, 100 से अबव पूछता है तो आपका आंसर होगा 100%। तो यहाँ 95 से अबव पूछा है इसलिए 50 हो जाएगा। इसलिए जो आपका आंसर है 50 हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर, बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन
बी इज करेक्ट आंसर, 50% राइट। यहां जो है रेलवे कंडक्ट रूल 7 इज रिलेटेड टू रेलवे कंडक्ट रूल 1966। रेलवे सेवा आचरण नियम 1966 का जो रूल 7 है वो किससे संबंधित है? तो वो प्रदर्शन से संबंधित है। प्रदर्शन रैली में भाग नहीं ले सकता है रेलवे कर्मचारी। जितने भी राजनीतिक पार्टियों का प्रदर्शन होता है, धरना प्रदर्शन होता है, रैली होती है, उनमें भाग नहीं ले सकता है रेलवे कर्मचारी रूल 7 के अनुसार। और जो रूल 8 है वो प्रेस मीडिया से जुड़ना है, यानी कि प्रेस मीडिया से दूर रहेगा रेल कर्मचारी। बिना प्रशासन की अनुमति से वो प्रेस मीडिया से नहीं जुड़ सकता है, ये 8 में है। तो यहाँ जो आपका राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा साथियों, बी हो जाएगा राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा आपका। चलिए, कौन सा आचरण नियम उपहार से संबंधित है? वो ये रेल सेवा आचरण नियम 1966 का जो नियम 13 है, वो नियम जो 13 है वो उपहार से संबंधित है। और 13A है, 13A है जो दहेज से संबंधित है। 13A है जो दहेज से संबंधित है और 13 है जो आपके उपहार से संबंधित है, ऑप्शन बी। और धरना प्रदर्शन रैली के लिए 7 है, प्रेस मीडिया से जुड़ना 8 है और 22 है जो मादक पदार्थों के सेवन से है। किसी प्रकार का नशीली दवाइयां, दारू, अल्कोहल, बियर आदि नहीं पी सकता है, वो रेल सेवा आचरण नियम 22 में है। और 22A में है जो 14 साल से कम बच्चों को वो रोजगार नहीं दे सकता है। तो 15A है जो आपके क्वार्टरों से सब लेट है, यानी क्वार्टरों के दुरुपयोग से है। क्वार्टरों में क्वार्टर का, सरकारी क्वार्टर का आप दुरुपयोग नहीं कर सकते, भैंस बकरी आदि नहीं रख सकते, किराए पे नहीं दे सकते। और ये जो क्वार्टर का दुरुपयोग है वो 15A से संबंधित है। ये मोस्ट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्सुअल ऑफ हरासमेंट महिला के लिए 3rd C है। सेक्सुअल ऑफ हरासमेंट 3rd C है महिलाओं के लिए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न 3rd C है महत्वपूर्ण। एक 15 है जो सरकारी क्वार्टरों के दुरुपयोग से है। और ड्यूटी पे नशा करना, यानी कि ड्यूटी पे दारू पी के जाना, बियर पीना, नशीली दवाइयाँ लेना, चरस गांजा आदि लेना, ये रूल नंबर 22 से संबंधित है। और 22A से रोजगार। तो ये महत्वपूर्ण थे जो मैंने आपको बताया। RTI एक्ट से 11 है। और राजनीति में भाग नहीं लेना, राजनीतिक दल में भाग नहीं लेना, राजनीति वाले नियम 5 है। और इस प्रकार से ये आपके प्रेस मीडिया से 8 है। तो इस हिसाब से ये मोस्ट है। मैं तो ये कहता हूँ जो ये रेल सेवा आचरण नियम 1966 है, ये पूरे आप रट लीजिएगा। इससे 1-2 प्रश्न जरूर होते हैं। इस पेपर में भी 2 प्रश्न आ गए हैं, देख लो। जो रेल सेवा आचरण नियम से हैं 33 और 34 दोनों प्रश्न हैं। तो ये ज्यादा नहीं है, मोस्ट आप 10-12 हैं, वो उन्हीं में से रिपीट होता है। तो वो देख लो, टोटल ये 24 है। और इन पे मेरा जो वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट रिलेटेड टू रेलवेज? कौन सा संगठन रेलवे से संबंधित नहीं है? तो RDSO, रिचर्ड डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये जो RDSO है, रिचर्ड डिजाइन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, RDSO जो लखनऊ में है, तो ये जो है ये तो रेल से संबंधित है। आपको बता दूं साथियों, ये रेल से संबंधित है। तो ये इसका मतलब तो ये तो है, इसका मतलब ये तो है। और जो कोर है वो भी ये रेलवे से संबंधित है। ये इलाहाबाद में है कोर। इसकी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन। और इसके बारे में मैं आपको बताऊं, सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन कोर होता है ये। तो ये वाज सेट यूपी इन 1979 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एट इलाहाबाद। इलाहाबाद का नाम आजकल चेंज कर दिया गया है और ये प्रयागराज हो गया है इसका।
तो इसके बारे में द रेस्पॉन्सिबिलिटी entrusted was to carry out railway electrification over the entire network of Indian Railways। 1 मिनट साथियों। सॉरी साथियों, हम आ गए। CORE कोर, कोर जो यहाँ है, कोर का मतलब होता है सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन, और ये आपके इलाहाबाद में है, तो ये भी है। और ये कोकमाऊ होता है। कोकमाऊ की फुल फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ। कोकमाऊ की आपको फुल फॉर्म भी मैं बता देता हूँ। ये भी रेलवे से संबंधित है आपके, ये भी आपके रेलवे से संबंधित है। सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ वर्कशॉप होता है। तो ये कोकमाऊ भी होता है जो आपके रेलवे से संबंधित है। और भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड BML, ये आपके रेलवे से संबंधित नहीं है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ PTO पेबल टू गजेटेड ऑफिसर इन ए ईयर? राजपत्रित अधिकारी को वर्ष में अधिकतम कितने PTO देय हैं? What is the number of PTO payable to a gazetted officer in a year? राजपत्रित अधिकारी को वर्ष में कितने अधिकतम PTO देय हैं? तो वो हैं आपके 4। या मैं आपको बता दूं साथियों कि व्हाट इज द नंबर ऑफ PTO पेबल टू ए गजेटेड ऑफिसर इन ए ईयर? राजपत्रित अधिकारी को वर्ष में कितने अधिकतम PTO देय हैं? तो वो है 4, बी आंसर। यहाँ PTO के मामले में रेलवे के अंदर चाहे ग्रुप ए हो या ग्रुप बी हो, या चाहे ग्रुप सी हो, या चाहे ग्रुप डी हो, तो यहाँ सभी को ज्वाइनिंग टाइम से 4 सेट PTO के पर ईयर मिलते हैं। तो यहाँ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, सबको ज्वाइनिंग टाइम से 4 PTO रेलवे देता है। हाँ, पास के मामले में यहाँ जरूर भेदभाव है। अधिकारी को यहाँ 6 सेट पर ईयर मिलते हैं ज्वाइनिंग टाइम से, और कर्मचारी को 5 साल तक एक पास मिलता है। कर्मचारी को ग्रुप सी और डी जो कर्मचारी होता है उसको एक सेट 5 साल तक मिलते हैं, और यहाँ अधिकारी को ज्वाइनिंग समय से 6 सेट पास पर ईयर मिलते हैं। हाँ, अधिकारी को ट्रेनिंग के दौरान 3 सेट पास मिलते हैं, और जब अधिकारी की ज्वाइनिंग हो जाती है तो 6 सेट पास पर ईयर मिलते हैं। और जो ग्रुप और सी और डी जो कर्मचारी होता है, ग्रुप सी और डी जो कर्मचारी होता है उसको आपके 5 साल तक एक सेट पर ईयर मिलता है, और 5 साल की सर्विस के बाद
उसको 3 सेट पर ईयर मिलते हैं, 3 सेट पर ईयर मिलते हैं, 3 सेट पर ईयर मिलते हैं 5 साल के बाद। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं अपन। नेक्स्ट प्रश्न है द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ मैटरनिटी लीव सेक्शन फॉर अबॉर्शन इज। द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ मैटरनिटी लीव सेक्शन फॉर अबॉर्शन इज। गर्भपात के लिए स्वीकृत प्रसूति छुट्टी की अधिकतम अवधि क्या है? तो ये वही है 6 वीक, वही है 6 वीक, या फिर आप इसको बोल सकते हैं 45 दिन। गर्भपात के लिए महिला रेल कर्मचारी को 45 दिन की छुट्टी मिलती है। गर्भपात के लिए रेलवे महिला कर्मचारी को 45 दिन की छुट्टी मिलती है। या फिर अगर वो वीक में पूछता है प्रश्न, यदि आपसे वीक में पूछता है तो उसका उत्तर हो जाएगा 6 वीक। हाँ, यदि वो अविवाहित है, महिला रेलवे कर्मचारी है, और यदि वो अविवाहित है और वो अबॉर्शन करवाती है यानी गर्भपात करवाती है तो भी यही नियम लागू है, और शादीशुदा के लिए भी यही नियम लागू है, और कुंवारी के लिए भी यही लागू है, यानी कि अविवाहित के लिए भी यही नियम लागू है। हाँ, यदि वो डिलीवरी के समय उसको डिलीवरी होती है तो डिलीवरी में उसको 180 दिन का अवकाश मिलता है। डिलीवरी के लिए उसको, जब बच्चा जन्म लेता है तो डिलीवरी के पीरियड से उसको 180 दिन का मिलता है, जिसको आप 6 मंथ भी कह सकते हैं। अगर वो मंथ में पूछे तो 6 मंथ, अगर वो दिनों में पूछे तो 180 दिन, और ये यदि वो वीक्स में पूछे तो 26 वीक। अगर वो वीक्स में पूछे तो 26 वीक्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन। पेंशन हेतु न्यूनतम आरक्षित सेवा कितनी है? तो ये होती है आपके 9 वर्ष 9 माह 9 वर्ष 9 माह होती है। तो यहाँ अपन जो आंसर ए लेंगे 10 वर्ष। और वीआरएस के लिए होती है 20 साल। वीआरएस के लिए होती है 20 ईयर्स। वीआरएस के लिए होती है आपके 20 ईयर्स के होती है आपके वीआरएस के लिए होती है 20 ईयर्स। ठीक है साथियों। और मानार्थ पास के लिए भी 20 ईयर्स होती है, क्योंकि 20 साल की उम्र पे वो वीआरएस ले सकता है, सॉरी 20 साल की नौकरी पे वो वीआरएस ले सकता है। इसलिए मानार्थ पास के लिए भी, कंप्लीमेंट्री पास के लिए भी जो मिनिमम हो जाएगी वो 20 साल हो जाएगी। यदि अगर वो मानार्थ पास के लिए पूछेगी मानार्थ पास के लिए कम से कम कितनी सर्विस होना जरूरी है, तो मानार्थ पास के लिए 20 साल की सर्विस होना जरूरी है, और वीआरएस के लिए भी 20 साल की सर्विस होना जरूरी है, और पेंशन के लिए 10 साल की सर्विस यानी 9 वर्ष 9 माह यानी 10 ईयर्स। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए आ जाएगा, राइट आंसर ए आ जाएगा। साथियों यहाँ है 39 नंबर का प्रश्न विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए परमिशिबल डिडक्शन फ्रॉम द सब्सिस्टेंस अलाउंस ऑफ ए सस्पेंडेड एम्प्लॉय। निम्न में से कौन सा निलंबित कर्मचारी के निर्वाह भत्ते से अनुमेय कटौती नहीं है? तो वो है आपका पीएफ, Which of the following is not a permissible deduction from the subsistence allowance of a suspended employee? निम्न में से कौन सा निलंबित कर्मचारी के निर्वाह भत्ते से अनुमेय कटौती नहीं है? पीएफ। चलिए नेक्स्ट है द एक्ट टू रेगुलराइज द पेमेंट ऑफ वेजेज एंड अलाउंसेज विदाउट डिडक्शन इज। वेतन और भत्तों का भुगतान बिना कटौती के नियमित करने वाला अधिनियम है। द एक्ट टू रेगुलाइज द पेमेंट ऑफ वेज एंड अलाउंस विदाउट डिडक्शन इज। वेतन और भत्तों का भुगतान बिना कटौती के नियमित करने वाला अधिनियम है। तो वो आपका आंसर बी इज करेक्ट। पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936
वेतन भुगतान अधिनियम 1936। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी आ जाएगा। चलिए साथियों 41 पे चलते हैं। 41 है द ट्विटर हैंडल फॉर पब्लिक ग्रीवेंस बाय इंडियन रेलवे इज। भारतीय रेल द्वारा जनता हित शिकायत के लिए ट्विटर हैंडल कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपके सी ऑप्शन, रेल एट द रेट रेल मीन इंडिया। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है तकनीकी त्याग पत्र में लाइन का फायदा अधिकतम कितने वर्ष तक मिलता है? तो ये 3 साल तक मिलता है, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 43 है हाउ मच इज द DCRG डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी टू बी डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी। इसकी फुल फॉर्म होती है डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुएटी टू बी रिसीव्ड आफ्टर डेथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस इज लेस देन 1 ईयर। यानी अहरक सेवा 1 वर्ष से कम होने पर मृत्यु पश्चात मिलने वाली ग्रेजुएटी कितनी है? तो ये 2 टाइम ऑफ लास्ट बेसिक, अंतिम बेसिक का 2 गुना इज करेक्ट, ऑप्शन ए। अहरक सेवा 1 वर्ष से कम होने पर मृत्यु पश्चात मिलने वाली ग्रेजुएटी कितनी है? 2 टाइम्स ऑफ लास्ट बेसिक, अंतिम बेसिक का 2 गुना। 2 टाइम ऑफ लास्ट बेसिक, अंतिम बेसिक का 2 गुना, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 ग्रुप ए ऑफिसर्स कंट्रीब्यूशन इज डेडिकेटेड अंडर GIS। GIS के तहत, GIS के तहत ग्रुप ए ऑफिसर, ग्रुप ए ऑफिसर का पूछ रहे हैं साथियों। ग्रुप ए के अंदर अंशदान कितना काटा जाता है? तो वो काटा जाता है आपके, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ 120 रुपए मंथली प्रति माह। ग्रुप ए का, ग्रुप ए का यहाँ ग्रुप ए ऑफिसर कंट्रीब्यूशन इज डेडिकेटेड अंडर GIS, वो काटा जाता है आपके 120 रुपए पर मंथ। यानी जो आपका ऑप्शन है बी है इज करेक्ट आंसर है। तो चलिए साथियों नेक्स्ट चलते हैं। प्रश्न नंबर 45 है द रिलेटेड कंडक्ट रूल ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इज। देखिए ये फिर तीसरा क्वेश्चन आ गया है इस पेपर में, रेल सेवा आचरण नियम का ये तीसरा प्रश्न आ गया, जो मैं पहले इसको बता चुका, यौन उत्पीड़न से संबंधित आचरण नियम है। द रिलेटेड कंडक्ट रूल ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट इज थर्ड सी, राइट आंसर सी। तो आप एक स्टैंडर्ड फॉर्म और एक रेलवे कंडक्ट रूल 1966, इनको तो आप रट लीजिए, 4-5 प्रश्न दोनों में से तय हैं। ओबीसी, ओबीसी विच ऑफ द फॉलोइंग रिजर्वेशन इज। ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो कौन सा आरक्षण है? घुमाने वाला, समतल, क्षैतिज, खड़ा, वर्टिकल आ जाएगा इसमें, ऑप्शन ए। द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉर ए कैंटीन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट इज। देखिए साथियों कितना अच्छा प्रश्न आया है। द मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय फॉर ए कैंटीन अंडर द फैक्ट्रीज एक्ट इज, यानी कारखाना अधिनियम के तहत कैंटीन हेतु न्यूनतम कर्मचारियों की संख्या क्या है?
तो मैं यहाँ पूरी व्याख्या कर देता हूँ आपको। व्याख्या कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे। देखिए साथियों, सबसे पहले चलते हैं हम 30 कर्मचारी और 30 महिला कर्मचारी। यदि किसी कारखाने में 30 फीमेल फीमेल एम्प्लॉय फीमेल एम्प्लॉय यानी 30 महिला, कम से कम 30 महिला कार्य करती है, तो वहां बाल शिशु गृह की स्थापना रहेगी। बाल शिशु गृह यानी पालनागर की व्यवस्था रहेगी। बाल शिशु गृह पालनागर की व्यवस्था रहेगी। और यदि किसी कारखाने में 150 आदमी हैं, यानी किसी शॉप या कारखाने में 150 आदमी हैं, तो वहां फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था रहेगी। फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था रहेगी। और यदि वहां 250 आदमी काम करते हैं, तो वहां कैंटीन की व्यवस्था रहेगी। कैंटीन की व्यवस्था रहेगी। और यदि वहां 500 आदमी काम करते हैं, तो 500 आदमियों पे एम्बुलेंस, डिस्पेंसरी और WLI वेलफेयर इंस्पेक्टर, कल्याण निरीक्षक, 500 आदमियों पे एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी, डिस्पेंसरी की व्यवस्था रहेगी और एक कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति होगी। तो ये 500 आदमियों पे रहेगी। और 1000 आदमियों पे 1000 आदमियों पे 1000 आदमियों पे CSO की नियुक्ति रहेगी। CSO का मतलब चीफ सेफ्टी ऑफिसर। चीफ सेफ्टी ऑफिसर, ये 1000 आदमियों पे इसकी नियुक्ति होगी। तो ये सारे प्रश्न आप में से कोई भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, 250 इसमें पूछा है, ये 500 का भी पूछ सकता है। 1000 आदमियों पे CSO की नियुक्ति होती है, चीफ सेफ्टी ऑफिसर, 1000 आदमियों पर। तो ये कोई सा पूछ सकता है। यहाँ क्या पूछा है, यहाँ कैंटीन के लिए पूछा है, तो कैंटीन के लिए 250 आदमियों की, ये आपका आंसर यहाँ सेट हो जाएगा। 250 आदमी इज करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि किसी कारखाने में 30 आदमी हैं, तो 30 आदमियों पर आपके कैंटीन की व्यवस्था रहे, सॉरी 30 आदमियों पर बाल शिशु गृह की व्यवस्था रहेगी, यानी पालनागर की। और 150 पे फर्स्ट एड बॉक्स की व्यवस्था रहेगी। और 250 आदमियों पे कैंटीन की व्यवस्था रहेगी। और 500 आदमियों पे एम्बुलेंस, डिस्पेंसरी और कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति रहेगी। यानी 500 आदमियों पे एम्बुलेंस की व्यवस्था रहेगी, 500 आदमियों पे डिस्पेंसरी की व्यवस्था रहेगी और 500 आदमियों पे कल्याण निरीक्षक की नियुक्ति होगी। और 1000 जो आदमी हैं उन पे 1000 जो आदमी हैं उन पे CSO की नियुक्ति रहेगी। तो ये प्रश्न आपका बहुत अच्छा मैंने व्याख्या कर दिया गया। अब इनमें से कोई सा भी पूछे आपका गलत नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट प्रश्न है 48, वेरी इज IRICEN लोकेटेड। तो ये है आपके पुणे में है। इसकी फुल फॉर्म होती है इंडियन रेलवेज इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो ये आपके पुणे में है। ये आपके कहाँ है, पुणे में। तो इसको आपकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये आपके पुणे में है। तो यह आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ जो प्रश्न है साथियों, वो पूछा है आपके ORIMS रिलेटेड टू, यानी कि ORIMS किससे रिलेटेड है। तो ये जो रिलेटेड है, ये सीधी भर्ती के लिए मांग पत्र, यानी कि इंडेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है। और इसकी जो फुल फॉर्म होती है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है
ORIMS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑनलाइन इंडेटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऑनलाइन ऑनलाइन इंडेटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये आपको फुल फॉर्म भी इसकी ध्यान रखनी चाहिए, ऑनलाइन इंडेटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये ORIMS की फुल फॉर्म होती है और इसका संबंध है जो इंडेंट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, सीधी भर्ती के लिए मांग पत्र से है। तो यहाँ इसकी फुल फॉर्म भी दे रखी है, आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन इंडेटिंग एंड रिक्रूटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम ORIMS। चलिए प्लान एड 17 की बात कर रहे हैं। तो प्लान हेड 17 है जो किससे संबंधित है, प्लान हेड 17 इज 17 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये कंप्यूटराइजेशन से है, कंप्यूटराइजेशन से है, कंप्यूटरीकरण से है, ऑप्शन डी। जो प्लान हेड 17 है वो कंप्यूटराइजेशन से संबंधित है। तो ये थे साथियों आपके 50 प्रश्न और ये मुरादाबाद डिवीजन का पेपर था। 1 से 50 हमने कर लिए हैं और आगे के जो 50 प्रश्न है वो पार्ट सी में करेंगे। तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और यदि आपके किसी प्रश्न में आपत्ति है, प्रश्नों के उत्तरों में आपत्ति है, तो आप मुझे विद प्रूफ मेरे व्हाट्सएप नंबर 8502030400 पर आप मुझे विद प्रूफ के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। हमारी जो एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी है, जिसमें एक्सपर्ट रिव्यू कमेटी में हमारे RV यादव जी और हुकुम जी, DK जी और स्वयं मैं और राम खिलाड़ी जी, हम डिस्कस करेंगे उस प्रश्न पे और राइट उत्तर आपको बताया जाएगा। तो यदि किसी प्रश्न में प्रॉब्लम है या किसी के उत्तर में प्रॉब्लम है तो आप विद प्रूफ आप हमें उसको कहाँ से पढ़ा है, आपने किस नोट से पढ़ा है या किस बुक से पढ़ा है, आपने कहाँ से अध्ययन किया है उस उत्तर को, तो वो उत्तर आप हमें विद प्रूफ के सेंड कर सकते हैं। उस प्रश्न का जो रियल उत्तर है हम आपको वो बताएंगे। तो थैंक यू, थैंक्स वेरी मच, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय रेलवे, जय हिंद। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार। नेक्स्ट पार्ट सी में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।